अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी मसावात। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल कैसे होता है और एनर्जी और माहौल का आपस में ताल्लुक देखेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्टर की फ्लो डायग्राम। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास एनर्जी मसावात। स्टूडेंट्स, जब हम मास और एनर्जी के मसावात के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से आइंस्टाइन की वो मसावात आ जाती है जो उन्होंने मास और एनर्जी के बाहमी तबादले के मुतल्लिक दी। स्टूडेंट्स, इस मसावात को अगर देखें, ये हमारे पास है E बराबर है MC का मुरब्बा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे E हमारे पास एनर्जी है, M हमारे पास मास है और ये जो C है ये हमारे पास लाइट की स्पीड है। स्टूडेंट्स, लाइट की स्पीड की जो कीमत है वो हमारे पास है 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास लाइट की स्पीड है। स्टूडेंट्स, इस मसावात के मुताबिक अगर हम देखें तो हम मास को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। और इसका अगर हम कोई मिसाल देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होने वाले वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जहाँ पे यूरेनियम के मास को इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल की जाती है। इसके अलावा सितारों और सूरज में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस भी इसी की एक मिसाल हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमें मिलती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो मास है हमारे पास ये एनर्जी की इर्तिकाज़ शुदा शक्ल है, यानी कि एक छोटे से मास से हम एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार हासिल कर सकते हैं। और इसकी वही मिसाल जैसा कि यूरेनियम की पैलेट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टूटकर एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स को हम एनर्जी के बड़े ज़राए में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स में हम अमूमन तेल, गैस और कोयले को शामिल करते हैं। इन चीज़ों को जलाकर हम एनर्जी हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारी जो एनर्जी का बड़ा हिस्सा है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके हासिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो किस प्रोसेस के तहत उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें जो एनर्जी मौजूद है वो होती है केमिकल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, ये फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाएगा तो हमें मालूम है हमारे पास हीट एनर्जी आएगी। तो अगर हम देखें फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हमारे पास कौन सी एनर्जी आई? हीट एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में तब्दील होगी। अब इसके बाद ये जो हीट एनर्जी है ये जो वाटर वेपर्स बनाएगी और वहाँ पे स्टीम बनेगी, हाई प्रेशर स्टीम। अब उस हाई प्रेशर स्टीम के पास जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमारी हीट एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स केमिकल एनर्जी है उनके पास। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, वहाँ से पानी के बुखारात बने,
और हाई प्रेशर स्टीम बनी, उस हाई प्रेशर स्टीम के पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स वो जो हाई स्टीम एनर्जी है वो टरबाइन को घुमाएगी, और जब टरबाइन घूमेगी इस अमल को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि टरबाइन के घूमने के अमल के दौरान उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी तब्दील हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स जब मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में वो टरबाइन घूमेगी तो उससे जनरेटर हरकत करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी, हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इस मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमें आउटपुट मिलेगी और होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले फॉसल फ्यूल्स को जलाया गया, उनके पास थी केमिकल एनर्जी। फॉसल फ्यूल्स को जला के स्टीम बनाई गई, उस स्टीम के पास जो हीट एनर्जी थी वो किस सूरत में चलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। अब स्टूडेंट्स वो जो स्टीम के पास पोटेंशियल एनर्जी है वो टरबाइन को घुमाएगी और किस सूरत में तब्दील हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में। ये टरबाइन को चलाएगी और जब टरबाइन चलेगी तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट। स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम देखें हमारे पास इनपुट क्या थी, फॉसल फ्यूल्स, और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और हमने यही समझना था कि हम किस तरह से फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। तो हमने देखा कि फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पैदा की, और इस सारे अमल के दरमियान हमने ये भी देखा कि एनर्जी किस तरह से अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। उसमें हमने देखा केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, वो हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, और आखिर पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में हमें मुहैया होती है। जी तो स्टूडेंट्स ये था फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम एनर्जी हासिल करते हैं उसका असर हमारे माहौल पे क्या पड़ता है, यानी कि एनर्जी और माहौल का क्या ताल्लुक है। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत से ज़राए हैं एनर्जी हासिल करने के, जिनमें हमने पढ़ा था कि काबिल तजदीद भी हैं और नाकाबिल तजदीद भी हैं। और हमने देखा कि हमारे पास जो नाकाबिल तजदीद ज़राए थे यानी कि फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स, इन दोनों में जो एनर्जी हम हासिल करते हैं इनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाता है। जबकि स्टूडेंट्स जो काबिल तजदीद ज़राए थे, वो जो हमारे पास एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए थे वो हेल्दी ज़राए थे। जी तो स्टूडेंट्स नाकाबिल तजदीद ज़राए को अगर हम देखें तो नाकाबिल तजदीद ज़राए में हमारे पास फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एनर्जी और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी कि एनर्जी का हमारे माहौल पे गहरा तासुर होता है। किस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि एनर्जी के बहुत सारे ज़राए हैं, काबिल तजदीद भी हैं और नाकाबिल तजदीद भी हैं। हमने नाकाबिल तजदीद में दो ज़राए पढ़े, एक हमने पढ़ा फॉसल फ्यूल्स और दूसरा पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूल्स। स्टूडेंट्स अगर हम फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मुज़र असरात भी पैदा होते हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात करते हैं तो उसकी शक्ल में भी हमें हीट एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत सारा जो हीट एनर्जी का हिस्सा है वो ज़ाया हो जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा हमारे काम आता है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एनर्जी और माहौल का अगर हम एक ताल्लुक़ बनाएं तो एनर्जी का माहौल पे क्या क्या असर हो सकता है। स्टूडेंट्स जब हमारे पास हम फॉसल फ्यूल्स को जलाएंगे तो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो सकती है। हम कह सकते हैं कि फॉसल फ्यूल्स को जलाने से हमारे पास जो असरात मुरतब हो सकते हैं वो एक तो फ़िज़ाई आलूदगी, दूसरा थर्मल पोल्यूशन,
और इसके अलावा वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो असरात हैं जो एनर्जी के माहौल पे पड़ सकते हैं, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी किस तरह से होगी। स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि गाड़ियाँ चलती हैं, इसके अलावा फैक्ट्रियों का जो धुआं होता है वो हमारी फ़िज़ा में जाके उसको आलूदा कर देता है, और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से भी फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है। इसके अलावा थर्मल पोल्यूशन में अगर हम स्टूडेंट्स देखें, थर्मल पोल्यूशन किस तरह से हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार जो एनर्जी की है वो खारिज होती है। अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं या उसको और मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं तो वो उस हीट एनर्जी का बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा जो हिस्सा है वो हमारी फ़िज़ा में चला जाता है। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वो थर्मल पोल्यूशन का सबब बनता है। और थर्मल पोल्यूशन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी वजह से भी पैदा होती है, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स जलेंगे हमारी फ़िज़ा में मुख्तलिफ मुज़र असरात पैदा होंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी हीट एनर्जी पैदा होती है, और उस हीट एनर्जी में से कुछ हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो सारा हिस्सा है वो फ़िज़ा में जाके थर्मल पोल्यूशन का सबब बनता है। तीसरा जो असर है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन किस तरह हो सकती है। हम देखते हैं कि फैक्ट्रियों का जो बकियाजात हैं, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्रीज़ के, वो अक्सर पानी में फेंक दिए जाते हैं, उनको पानी में बहा दिया जाता है। उसके सबब स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर पोल्यूशन नज़र आती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये वो असरात हैं जो एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से माहौल पे पड़ते हैं। और फ़िज़ाई आलूदगी का देखें तो इसकी वजह से दमा हो सकता है, और इसके अलावा सांस की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। और थर्मल पोल्यूशन की वजह से बहुत से जानदार जो कि अपने टेम्परेचर पे रहते हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बाहर माहौल का तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और वो उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा लाहिक हो सकता है। स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन, आपको पता है कि हर जानदार की ज़िंदगी का जो सबसे अहम जुज़ है वो पानी है। अगर पानी पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, तो आपको पता है कि वो हमारे निज़ाम के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि एनर्जी और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए से हमारे माहौल से किस तरह से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुल्कों में इन पोल्यूशन से बचने के लिए बहुत सारे कवानीन भी बनाए गए हैं, यानी कि जिस तरह कैटालिटिक जो कन्वर्टर है ये गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, वो खारिज होने वाले जो मुज़र असरात वाले धुएँ हैं उनको ख़त्म करता है और उनके मुज़र असरात को कम कर देता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, लेड फ्री जो हमारे पास पेट्रोल है उसका इस्तेमाल भी इस सिलसिले में बहुत कारआमद है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि अगर हर एक शख्स के पास अलग से गाड़ी हो और बहुत सारे लोग एक ही गाड़ी पे सवार होकर जाएं, तो इस सिलसिले में हम जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसको भी कम कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकता है। अगर हम देखें तो हम अगर उन चीज़ों को कम कर दें जिनकी वजह से आलूदगी पैदा हो रही है, चाहे वह फ़िज़ाई आलूदगी हो, थर्मल पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन, तो अगर हम उन असबाब को कम कर दें तो ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास ये जो असरात पैदा हो रहे हैं ये भी कम हो जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एनर्जी कन्वर्टर की फ्लो डायग्राम पे। स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। स्टूडेंट, इसकी की मिसाल हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल में देखा, जिसमें हमारे पास केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, और आखिर पे हमारे पास जो हमारी आउटपुट निकलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में आउटपुट निकलती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम एक फ्लो डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं कि किस तरह से एनर्जी दूसरी एनर्जी में तब्दील होती है और उसका कौन सा हिस्सा ज़ाया होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसमें हम इनपुट क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक लैंप में इनपुट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल लैंप में इनपुट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। यहाँ से हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है ये दो एनर्जी की सूरतों में
चली जाएगी। सबसे पहली जो है वो रोशनी की एनर्जी है, यानी कि हम कहते हैं लाइट एनर्जी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, आउटपुट। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक तो ये लाइट एनर्जी में तब्दील हो रही है और दूसरी ये हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है, और ये भी इसकी एक आउटपुट है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो नॉर्मल इस्तेमाल होने वाले हमारे इलेक्ट्रिक लैंप हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों की सूरत में तब्दील होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइट एनर्जी तो हमारे इस्तेमाल में आती है, लेकिन ये जो हीट एनर्जी है ये फ़िज़ा में चली जाती है। जब फ़िज़ा में जाएगी तो ये यकीनन थर्मल पोल्यूशन का सबब बनेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो एनर्जी बचाने वाला लैंप होता है हमारे पास, स्टूडेंट इसमें क्या होता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इनपुट वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इसमें से आउटपुट हमारे पास क्या होगी, लाइट एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर हम एनर्जी बचाने वाला लैंप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सिर्फ लाइट एनर्जी में जाएगी और हीट एनर्जी में नहीं जाएगी। इस तरह से हम अपने माहौल को थर्मल पोल्यूशन से पाक रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जो एनर्जी बचाने वाला लैंप है उससे सही मायनों में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एक अच्छा हिस्सा जो है वो इनपुट से आउटपुट में आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देखते हैं कि नॉर्मली हमारी जो सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं उसमें किस किस तरह की एनर्जी खारिज होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें तो हमें पता है कि सड़क पर जो भी गाड़ी चलती है उसमें हम फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास जो फॉसल फ्यूल जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं या डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इनपुट। ये पेट्रोल या डीजल क्या है, हमारे पास इनपुट है। अब इसमें से कौन कौन सी एनर्जी पैदा हो सकती है, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे पहले तो हमारे पास जो एनर्जी पैदा होगी वो इंजन को चलाने की एनर्जी होगी, जिसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब इंजन चलेगा आपको पता है कि हमें हीट एनर्जी भी मिलती है। और इसके अलावा तीसरी हमारे पास कौन सी है, साउंड एनर्जी। ये तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पेट्रोल या डीजल था और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी थी वो कौन सी थी, केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी हमें साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में नजर आई। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें तो गाड़ी जो है वो हरकत करना शुरू कर देती है। जब वो हरकत करेगी तो रोड के साथ उसके टायरों की एक फ्रिक्शन होगी और उसकी वजह से भी हीट एनर्जी हमें मिलती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो पैदा हो रही है वो मज़ीद हीट एनर्जी में जा रही है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से भी हीट एनर्जी पैदा हो रही है और उसी दौरान में हमें साउंड एनर्जी भी मिलती है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इनपुट में केमिकल एनर्जी थी और उससे हमने साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी हासिल की। स्टूडेंट्स, इसमें जो साउंड एनर्जी है और हीट एनर्जी है ये हमारी फ़िज़ा में जाएगी और पोल्यूशन का सबब बनेगी। इसमें से सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी वो है जो हमारे काम की है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने सड़क पर चलने वाली गाड़ी के सिलसिले में देखा कि हमारे पास केमिकल एनर्जी से जो 3 तरह की एनर्जी हासिल होती है, ये हमारे पास इनपुट है और जो आउटपुट आती है वो साउंड एनर्जी हो सकती है। हमारे पास जो आउटपुट है साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट है हमारे पास,
और इसके अलावा ये जो हीट एनर्जी है ये भी हमारे पास क्या है, आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये गाड़ी के चलने में हमें मदद देती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में नजर आती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पावर स्टेशन की तरफ। हम देखते हैं कि पावर स्टेशन में किस तरह से जो एनर्जी है हमारी वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पावर स्टेशन में क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखें, अगर हमारे पास किसी डैम में या स्टोर किया गया पानी है, अगर हमारे पास स्टोर किया गया पानी हो स्टूडेंट्स, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जिस तरह से डैम में हम पानी को ज़ख़ीरा करते हैं, उसके पास जो एनर्जी मौजूद होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले पानी को हरकत में लाया जाएगा, उस डैम से उसका इखराज किया जाएगा, जहाँ पे वो पानी हरकत करेगा, और हरकत करते हुए पानी के पास जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये पानी कौन सा है स्टूडेंट्स, हरकत करता हुआ। ये हरकत में जो पानी है उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये उस टरबाइन को घुमाने का सबब बनेगी। जब टरबाइन घूमेगी उसे हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि यहाँ पे टरबाइन चल रही है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर रही है। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम देखें, जब टरबाइन चलेगी तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी आखिर पे वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टरबाइन के चलने के अमल के दौरान हमें जो एनर्जी मिल रही है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस शक्ल में है, इलेक्ट्रिसिटी की। जी तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम देखें, जब पानी स्टोर किया गया, जब उसको हम हरकत में लाएंगे, स्टोर किया गया पानी है, अगर उसमें लहरें पैदा हो जाएं तो वो भी हीट एनर्जी का और साउंड एनर्जी का सबब बनती है। हम देखते हैं कि स्टोर किया गया पानी किस एनर्जी का सबब बनता है, हीट एनर्जी का। अब हम देखेंगे हीट एनर्जी किस तरह से सबब बनेगा। स्टूडेंट्स देखिए, जब हमारे पास सूरज से रोशनी और हीट आएगी तो वो वाटर वेपर्स बनाएंगी, यानी कि हमारे पास पानी के बुखारात बनेंगे और पानी में हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जब पानी हरकत करता है तो उसकी ज़मीन के साथ जो फ्रिक्शन होगी उसकी वजह से भी हमें हीट एनर्जी मिलेगी। यानी कि हरकत करते हुए पानी के पास भी हीट एनर्जी मौजूद होगी उसकी फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब टरबाइन चलेगी तो टरबाइन चलने के अमल के दौरान पुर्जों के आपस में रगड़ खाने से भी हीट एनर्जी पैदा होगी। और इसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में हमें एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टोर किया गया पानी है उसमें हमें साउंड एनर्जी भी मिलती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि लहरें पैदा होती हैं और उनकी एक साउंड एनर्जी होती है। इसके बाद जब पानी हरकत करता है उसकी भी एक साउंड होती है, और यानी कि साउंड एनर्जी वहाँ पे भी मौजूद है। टरबाइन चलेगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी साउंड एनर्जी मौजूद है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो इस सारे जो प्रोसेस है हमारे पास, एनर्जी कन्वर्टर की फ्लो डायग्राम जो है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक लैंप को देखा, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में तब्दील किया। एनर्जी बचाने वाला जो लैंप है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिर्फ लाइट एनर्जी में तब्दील करता है। उसके बाद हमने देखा कि सड़क पर जो चलने वाली गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल या डीजल या फॉसिल फ्यूल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी की एक सूरत है। उस केमिकल एनर्जी से हमने मैकेनिकल एनर्जी वो आउटपुट ली, और इसके अलावा साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी भी हमें मिली। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स कि पावर स्टेशन में पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर किया गया पानी है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमें नज़र आती है। फिर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में टरबाइन को घुमाती है, और ये जो टरबाइन के घूमने का अमल है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। और हमारे पास जो आउटपुट है
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में हमें मिलेगा। ये तो स्टूडेंट्स आज हमने मास एनर्जी मसावात, फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल, एनर्जी और माहौल का आपस में एक तल्लुक और एनर्जी कन्वर्टर की फ्लो डायग्राम को देखा। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मास एनर्जी मसावात को देखा और इसके अलावा हमने देखा कि फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एनर्जी और माहौल के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने फ्लो डायग्राम को देखा जिसमें हमने देखा कि एनर्जी कन्वर्ट किस तरह होती है। ये तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।